हाय स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायट-सैवर्ट लॉ। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं पहले। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, कहाँ से आई पता नहीं। एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर किया था v वेलोसिटी से चलता हुआ। तो पहले इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि पहले ये मैग्नेटिक फील्ड में था ही नहीं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो चलता रहेगा सेम यूनिफॉर्म मोशन से, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से, अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो ये v वेलोसिटी से चलता चलता जैसे ही ये v वेलोसिटी से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करा तो इसके ऊपर फोर्स लगी थी। उस फोर्स का आंसर क्या आया था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था? क्यू वी क्रॉस बी। ये जो v क्रॉस बी है यही इंपॉर्टेंट गेम है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्यू v क्रॉस बी क्या होता है? वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप हम कैसे निकाल रहे थे? राइट हैंड थंब रूल से v की तरफ फिंगर्स खोल रहे थे, b की तरफ कर्ल कर रहे थे, तो वहाँ से हमें v क्रॉस b की डायरेक्शन मिली थी। चलिए जी, ठीक है। तो फोर्स का आंसर ज़ीरो कब कब आया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था या तो v ज़ीरो था, या तो b ज़ीरो था, या तो q न्यूट्रल था, या फिर v और b में एंगल 0 डिग्री था, या तो 180 डिग्री था। तो हमें फोर्स की वैल्यू 0 मिली थी। अच्छा जी, फिर हमने और क्या पढ़ा था नोट में कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब सोच के बताइए। क्यू वी बी साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो फोर्स का आंसर आ जाएगा क्यू वी बी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज जो है परपेंडिकुलर एंटर करे तो v और b में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो फोर्स क्या लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर? मैक्सिमम। चलिए जी, फिर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? टेस्ला। फोर्स 0 कब कब आई थी? जब चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल था, या वेलोसिटी थी ही नहीं, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, या फिर थीटा जो है v और b में एंगल 0 डिग्री था, या तो 180 डिग्री था, तब तक फोर्स 0 आई थी। फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b दे रहा था अगर चार्ज पॉजिटिव है। फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b से ओपोजिट आई थी अगर चार्ज नेगेटिव था। चलिए जी, तो हमने ये फिगर सेम बनाई थी। v क्रॉस b राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाला था। तो अब हम दो केसेस कर लेते हैं इसमें, जैसे कि जस्ट दो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं पहला तो वही है जी, b एक्सटर्नल यहाँ है और q जो है इस तरह से एंट्री कर रहा है। तो v क्रॉस b कैसे आया था? राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने माना b की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी। अब q जो है v वेलोसिटी से b के अंदर इस तरह से जा रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना है? v क्रॉस b करना है। तो आप करके रखिए, मैं बताता हूँ आपको v क्रॉस b कैसे आएगा। तो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों के अंदर देखते हैं। ये पूरा चैप्टर ही जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल की गेम है। चलिए जी, तो देख, तो अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो आपने कॉपी पे लिखा हुआ है। तो v ऊपर था, v ऐसे है और b है उधर। तो आपको क्या करना है? अपने हैंड में राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो देखिए v, ये जो पर्पल पेन है मेरे हाथ में, v ऊपर है, b उधर है। तो सबसे पहले आपको v की तरफ फिंगर्स रखनी है। तो v की तरफ फिंगर्स रखी, राइट हैंड, लेफ़्ट यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल। तो v की तरफ फिंगर्स रखो। ये जो मिडल फिंगर है इसकी टिप जो है v की तरफ रखनी है। ऊपर v है, उधर b है। तो v क्रॉस b हमने करा था तो थंब आया अंदर। अंदर वाली डायरेक्शन हम क्या करते थे? क्रॉस। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी जी? फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? क्रॉस, अंदर वाली डायरेक्शन में। सेकंड एग्जांपल में आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखो, v ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इस बार इधर है। तो v क्रॉस b, तो एक पेन रखो v की तरफ, v ऊपर, b इधर है। तो v की तरफ फिंगर्स रखनी है, b की तरफ कर्ल करनी है। v की तरफ फिंगर्स रखी,
बी की तरफ कर्ल करी, जो आंसर आया वो कहाँ आया, बाहर की तरफ, आपकी तरफ, आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर टूवर्ड्स द रीडर, आप रीडर हो, आपकी तरफ डायरेक्शन आई। तो सेकंड एग्जांपल में फोर्स, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, मैं फोर्स दिखा रहा हूँ, तो फोर्स कहीं बाहर की तरफ, इतने मैनी न्यूटन। तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और हर बार कैसे आएगी, V क्रॉस B करके फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। फोर्स का आंसर मैक्सिमम कब आता है, जब V और B में एंगल 90 डिग्री हो। एंड फोर्स का आंसर ज़ीरो कब आया था, जब Q ज़ीरो हो, या B ज़ीरो हो, या V ज़ीरो हो, या फिर V और B में एंगल थीटा डिग्री हो, या तो 0 डिग्री हो, या तो 180 डिग्री हो। एंड V और B, स्क्रीन पे देखो आप अपनी, V और B के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल, लेकिन जो फोर्स आएगा वो गारंटीड है V के भी परपेंडिकुलर आएगा, जो फोर्स है वो गारंटी है B के भी परपेंडिकुलर आएगा। कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो आंसर आता है वो अपने दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। चलिए जी, अब करते हैं सेकंड पॉइंट। चलिए जी, अब आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। इस चैप्टर को मैंने टोटल 16 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, बायट-सैविट लॉ। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी भी करंट कैरिंग वायर या फिर मैग्नेट के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि दिखाई नहीं देती। इसी तरह 1820 में ओरेस्टिड, ये नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर, ओरेस्टिड observed that a current carrying wire produces the magnetic field। तो एक वायर जिसमें करंट जा रहा है उसके आसपास के रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेट के आसपास के रीजन में तो होती ही है, करंट कैरिंग वायर के आसपास के रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये किसने बताया, ओरेस्टिड ने। कब से बताना स्टार्ट किया, 1820 से। चलिए जी, ओके देन, सपोज द करंट आई इज़ फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर में आई करंट जा रहा है, एंड देयर इज स्मॉल एलिमेंट वेक्टर डी एल वेक्टर। अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी वायर की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई डी बी। चलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या माना, एक बैटरी है, बैटरी के साथ एक वायर कनेक्टेड है ये। तो बैटरी का काम क्या होता है जी, करंट देना। बैटरी ने करंट दे दिया आई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट वापस आ जाएगा। टेढ़ी मेढ़ी सी वायर है। इस वायर का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करा ए से बी के अंदर, ये छोटा सा एलिमेंट वेक्टर लिया। ए से बी वैसे तो टेढ़ी मेढ़ी वायर थी, इतनी छोटी वायर है, इतनी छोटी वायर है कि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सीधा कर दिया, और इसको क्या बोल दिया, आई तो इसमें करंट जा रहा है, आई इसमें करंट जा रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है, डी एल। तो आई डी एल वेक्टर, आई क्या होता है करंट, डी एल क्या है इसकी लेंथ। तो आज के बाद इस पूरे चैप्टर में इकट्ठा एक ही वर्ड बोलूँगा, आई डी एल वेक्टर। आई डी एल वेक्टर, वैसे तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया। डी एल क्या है, छोटी सी लेंथ। तो आई डी एल वेक्टर क्या होता है जी, स्मॉल, वर्ड सुनना ध्यान से, स्मॉल करंट कैरिंग, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। आइडियल क्या होता है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। तो इस आइडियल की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे, थीटा एंगल पे, पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। छोटी सी करंट कैरिंग वायर है, छोटी सी वायर है डी एल लेंथ, जिसमें करंट जा रहा है आई। इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर पे, थीटा एंगल पे, पी पॉइंट पे कहते हैं छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो बताओ कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है। तो डी एल क्या था, छोटी सी लेंथ, उसकी डायरेक्शन क्या लेनी होती है। अगर तो करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, तो आइडियल वेक्टर भी हमने नीचे से ऊपर ले लेना है, आइडियल डी एल की लेंथ ले लेनी है नीचे से ऊपर। अगर बाई चांस किसी वायर में करंट आ रहा हो ऊपर से नीचे, तो हमें जो छोटी सी वायर लेनी है वो उसकी डी एल जो लेंथ है वो ऊपर से नीचे ले लेंगे। तो इस केस में आइडियल वेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे।
तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उसी डायरेक्शन में डी की लेंथ ले लेते हैं। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो डी वेक्टर भी हमें नीचे से ऊपर ले लेना है, मतलब आइडियल वेक्टर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लेना है। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें डी की डायरेक्शन क्या ले लेनी है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। चलिए एक बारी फिर से समझना आप सारी बातें आप। अब डेरिवेशन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मान लेते हैं एक बैटरी है, बैटरी के साथ कोई टेढ़ी मेढ़ी सी वायर लगी हुई है। बैटरी का काम है करंट देना, बैटरी ने करंट दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव में उतना ही वापस आ जाता है। तो मैंने क्या किया कि ये करंट जा रहा था, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर पकड़ा ए से बी डी लेंथ की। तो ए से बी इसको बोला जाता है आइडियल वेक्टर। दोबारा से मैंने बना दिया, ए से बी को क्या बोला जाता है, आइडियल वेक्टर। तो ये डी लेंथ थी टोटल ए से बी, तो इस पूरे वेक्टर को बोल दिया आइडियल वेक्टर। अब इस आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर की वजह से आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी कितनी होगी। लेट से छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वही मुझे निकालनी है कितनी होगी। तो कहते हैं ये छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड है किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ध्यान से सुनना। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वायर में कितना करंट जा रहा है, थोड़ा सा करंट जाएगा तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। छोटी सी वायर लेनी है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बड़ी वायर लोगे तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। मतलब ये जो डायरेक्शन है आइडियल वेक्टर, ग्रीन पेन से देखो, आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, आर वेक्टर के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है, मतलब किस वायर की वजह से, आइडियल वायर की वजह से, किस पॉइंट पे, आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे, इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके साइन पे भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। एंड लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आर पे भी डिपेंड करता है कि कितनी दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ज़्यादा दूर निकालोगे तो छोटी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पास में निकालोगे तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इन चारों फैक्टर्स को हम करते हैं इकट्ठा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी जी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मेन चीज़ है इसमें आइडियल वेक्टर, तो याद रखना आइडियल वेक्टर मैंने आपको लिखवाया है। आइडियल वेक्टर क्या होता है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ये इकट्ठा ही वर्ड यूज़ करा करेंगे अब से हम, आइडियल मतलब इकट्ठा, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ओके, और चीज़ें भी बता दो इसमें क्या चीज़ है। आई है करंट, तो आइडियल वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल करंट कैरिंग, हमेशा लिख देना चाहिए डेरिवेशन के साथ भी, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ठीक है जी, फिर आर क्या है, आर वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर कि पी पॉइंट कितनी दूर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर, फ्रॉम करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, फ्रॉम आइडियल वेक्टर। चले जी, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। एंड डी बी क्या चीज़ है, डी बी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, ड्यू टू आइडियल वेक्टर। चले जी, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं म्यू ओवर 4 पाई। ध्यान से देखना, म्यू ओवर 4 पाई। अब बाकी सब कुछ एज इट इज़, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आई जी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वेयर, जहाँ पे ये म्यू ओवर 4 पाई क्या है, म्यू ओवर 4 पाई
इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। म्यू ओवर 4 पाई क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी मटीरियल मीडियम। किस मीडियम में रखा हुआ है ये मटीरियल? ये जो वायर है ये किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में परमिटिविटी होती थी, इस बार देखते हैं म्यू की थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं कि म्यू मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो जैसे कैपिटल के वहाँ था, यहाँ पे म्यू ओवर 4 पाई है उसी की जगह। तो म्यू के बारे में थोड़ी सी स्टोरी सुनते हैं, ये म्यू क्या चीज़ है। तो वेयर म्यू क्या होता है? तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। म्यू क्या होता है? एब्सल्यूट परमिएबिलिटी। वहाँ था परमिटिविटी, यहाँ पे होता है एब्सल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आपने वायर को रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर को रखा हुआ है। स्टैंडर्ड क्या लेते हैं हम? एयर। तो म्यू नॉट क्या होता है? एब्सल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस और वैक्यूम। म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है जी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टी फॉर टेस्ला, मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स है। तो ये म्यू आर क्या होता है? तो म्यू आर जैसे वहाँ था एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। म्यू आर क्या होता है यहाँ पे? म्यू ओवर म्यू नॉट। इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट क्या है फिर नीचे? विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू आर की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है, जैसे एप्सिलॉन आर की होती थी। ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये एक रेशो है। म्यू आर की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी। म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, मिनिमम एयर में होती है। तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 1, बाकी किसी भी मीडियम के लिए अदर देन एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 से बड़ी। जनरली क्वेश्चन एयर के लिए ही आते हैं, बहुत मतलब मेजॉरिटी जो है 99% म्यू की वैल्यू म्यू नॉट ही होती है, क्योंकि फॉर एयर। तो एयर में म्यू की वैल्यू म्यू नॉट। तो अगर अब देखना फाइनली, अगर करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं ये आइडियल वेक्टर, इस आइडियल वेक्टर की वजह से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस दूर एक पी पॉइंट लेना है। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब एयर में निकाल रहा हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या आएगा? एयर में म्यू नॉट ओवर 4 पाई। पहले क्या लिखा था मैंने? म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर हो जाता है एयर के लिए 1। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है जी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। टोटल 16 पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार यूज़ होता रहेगा, हर डेरिवेशन में यूज़ होता रहेगा। तो CTM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायट सेवेट लॉ इसे कहते हैं, जो किया हमने वो इसकी डेरिवेशन थी। DB के बारे में लिख देना है छोटी सी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। आइडियल वेक्टर क्या था? स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर क्या है जी? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ठीक है जी, तो DB आया इतना।
बेसिकली हमने निकाला क्या है, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर था आई, जो किसी वायर में जा रहा था, वायर की लेंथ ली dl, उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे p पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, छोटे सी वायर की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, dB है जी वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी हमने इसकी डायरेक्शन की तो बात की ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एंड अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। चलिए जी खुद बनाते हैं इसकी डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, चलो मैं करके ही दिखाता हूँ आपको। तो ये थी आइडियल वेक्टर, बहुत ध्यान से, इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल तो ली, कितनी आएगी। अब डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अब जो dB था वो था μ0/4 आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। तो फॉर डायरेक्शन के लिए एक डेरिवेशन छोटी सी करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। तो मैंने क्या किया, इसे r से मल्टीप्लाई कर लिया, r से डिवाइड कर लिया अपनी मर्ज़ी से, तो क्या बना μ0/4, नीचे तो बन गया r³, ऊपर देखना अब आइडियल साइन थीटा एंड r, तो इसको आप कह सकते हो आइडियल क्रॉस r, आइडियल क्रॉस r ही तो कह सकते हो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो आइडियल और r के बीच में साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या था, आइडियल और r में ही तो एंगल है, फिगर में देख सकते हो आप। आइडियल और r वेक्टर, दो वेक्टर हैं, एक आइडियल वेक्टर और एक r वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो आइडियल क्रॉस r क्या होता है हमेशा, आइडियल का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आइडियल साइन थीटा, r को मैंने क्या लिख लिया इस डेरिवेशन में, आइडियल क्रॉस r। तो अब ये बन गई जी मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या कहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली वेक्टर फॉर्म में, बायट-सेवेट लॉ है ये वेक्टर फॉर्म में। तो बायट-सेवेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म 99% ये ही यूज़ होगा, पहले वाला। जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहीं से निकालेंगे, ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो यानी कि आज के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा आइडियल की तरफ फिंगर्स रखोगे, आर की तरफ क्रॉस करोगे, आइडियल क्रॉस आर आपको आंसर देगा, उल्टा कभी नहीं करना, आर क्रॉस आइडियल नहीं करना, आइडियल क्रॉस आर। तो डीएल की डायरेक्शन कैसी लेनी होती है, जहाँ करंट जा रहा हो वही डीएल की डायरेक्शन ले लेना। करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो आइडियल भी ऐसे ले लिया हमने, करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो आइडियल भी हमने ऐसे ले लिया ऊपर से नीचे की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन में डीएल लेना है, तो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो आपको डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अब मैं आपको एक दो छोटे छोटे से डायरेक्शंस लेके दिखाता हूँ। तो ये बना लेते हैं हम केस 1, एग्जाम्पल 1, जो कि हमारा ये मेन केस था। एक थोड़ा सा ऐसे भी ले लेते हैं कि आइडियल वेक्टर ये है और यहाँ निकालना है कहीं पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे, तब देखते हैं कि क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, आइडियल वेक्टर ऊपर की तरफ है। ये देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपनी स्क्रीन में देखो, आइडियल ऊपर को और आर इधर को। तो आइडियल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल, सारी गेम डायरेक्शंस की ही है। आप, मुझे तो बहुत अच्छे से आती है, आपने भी यही सीखना है। इस चैप्टर में एक ही चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट, सिर्फ डायरेक्शन की गेम है पूरा चैप्टर। तो आइडियल ऊपर, आर उधर, आइडियल की तरफ फिंगर्स रखनी है, आर की तरफ कर्ल करनी है, लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करना, राइट हैंड यूज़ करना है। आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल की तरफ फिंगर्स रखनी है, पहले रख ली, आर की तरफ कर्ल करनी है। ये देखिए आइडियल क्रॉस आर। थंब को हमेशा पहले क्या रखना है, फिंगर्स के साथ 90 डिग्री पे रखना है, ऐसे ही रखना है। थंब को स्टार्टिंग में देखना ही नहीं, सिर्फ फिंगर्स को देखनी है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टिप देखनी है आपको। तो इसको आइडियल में रखना है और आर की तरफ कर्ल करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करना। तो थोड़ा सा सेटिंग बनानी है। ये आइडियल की तरफ रख ली, आर की तरफ करा, तो आंसर कहाँ गया, अंदर की तरफ। अंदर हम क्या लिखते हैं, डॉट। आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जब भी जाता है तो क्या लिखते हैं,
क्रॉस। आपसे दूर जब भी जाता है तो क्या लिखते हैं, क्रॉस। तो स्क्रीन में देखो, फर्स्ट केस में आंसर कितना आया, क्रॉस। फर्स्ट केस में आंसर कितना आया, क्रॉस। यानी कि जो आपने पहले भी लिखा हुआ था स्क्रीन में, देखो स्क्रीन में, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्शन क्या लिख दोगे, क्रॉस इतने मैनी टेस्ला। स्क्रीन में देखा आपने। फिर नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखो अब। तो सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है, आइडियल ऊपर है और इस बार आर इधर है लेफ्ट साइड पे, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। तो देखो ध्यान से इसको ऐसे घुमाना है कि आइडियल की तरफ फिंगर्स रखनी है, आर की तरफ कर्ल करनी है। तो मैंने क्या करा, आइडियल ऊपर की तरफ फिंगर्स रखी, आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल क्रॉस आर, ये घूम गया, आइडियल क्रॉस आर। अब की बार आंसर कहाँ आया, आपकी तरफ। आपकी तरफ जब आंसर आता है तो क्या लिखते हैं, डॉट, बाहर की तरफ, टूवर्ड्स द रीडर, तो डॉट। तो इस केस में स्क्रीन में देखो, अब स्क्रीन पे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, यहाँ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, डॉट, मतलब बाहर। मैग्नीट्यूड वही है, स्क्रीन पे देखो मैग्नीट्यूड वही है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सारी गेम डायरेक्शंस की, आपको डायरेक्शन सीखनी है। चलिए जी, तो आज हमने 2 डेरिवेशंस पढ़ी। फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में की थी, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आज हमने पढ़ा बायट-सैवर्ट लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट बायट-सैवर्ट लॉ। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है अच्छे से, एंड दोनों डेरिवेशन इकट्ठे हेडिंग के साथ आपको याद होनी चाहिए, तब हम थर्ड करेंगे। थर्ड में भी बायट-सैवर्ट लॉ बहुत लगेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेरिवेशंस में सब में बायट-सैवर्ट लॉ की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जी, thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.